नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो नेट की हो, पीजीटी एजुकेशन हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन हो या बीएड, इसमें आने की संभावना है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है हमारा जो शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं और उनके मुख्य प्रस्तावक यानी उनके प्रतिपादक कौन से हैं। अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है शिक्षण का पहला स्तर जो दिया गया है शिक्षण स्मृति स्तर, फिर ग्रहण शक्ति स्तर यानी बोधात्मक स्तर, फिर विचारशील स्तर यानी चिंतन स्तर। ये अगर हम बात करें तो देखें इनके प्रस्तावक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो स्मृति स्तर का जो चिंतन होता है वो किसका है, वो है जो है हर्बर्ट का है। किसका है? हर्बर्ट का है। और फिर दूसरा जो ग्रहण शक्ति स्तर होता है वो है मॉरिसन का। फिर तीसरा जो है विचारशील स्तर, वो अगर देखें तो वो है हैंड का। यानी इस आधार पर अगर हम जो देखें तो जो हमें कूट दिया गया उसका कूट ये जो है वो सही है, जिसमें जो है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा आंसर सही है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। अगर हम देखें तो शिक्षण के जो स्तर हैं वो हमारे हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सा सही क्रम में है, तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जो है वे में है या सही क्रम में है। क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सीखते हैं वो स्मृति स्तर पर सीखते हैं, फिर हम उसको बोध स्तर पर ले जाते हैं, फिर लास्ट में उसको हम क्या करते हैं, चिंतन स्तर पर ले जाते हैं। इस आधार पर जो है ये ऑप्शन नंबर एक सही है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। अगर हम देखें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे स्वतंत्र जो चर होता है वो क्या होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान और माता पिता। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे स्वतंत्र जो होता है वो कौन सा होता है, वो ए यानी शिक्षक होता है। क्योंकि शिक्षक पूरी तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र होता है। वो किसी भी तरह से टीचिंग मेथड यूज कर सकता है, किसी भी तरीके से शिक्षण मेथडोलॉजी को बदल सकता है, इसलिए उसको हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे स्वतंत्र चर मानते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट और साथ ही साथ टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, इतने वेरिएबल्स होते हैं। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसका वर्गीकरण निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो देखें तो हमें पता चलता है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है हमारा, जो अधिगम के उद्देश्य जो हैं या शिक्षण के उद्देश्य जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से हम देखें तो हमें तीन तरह के ऑब्जेक्टिव पता होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक या जिसको हम भावात्मक कहते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और साथ ही साथ मनोचालक जिसको हम साइकोमोटर कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो पूछा गया संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो वर्गीकरण पूछा गया है कि इसको किसने प्रस्तुत किया, तो इसको हम देखें तो बेंजामिन एस ब्लूम ने प्रस्तुत किया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। और साथ ही साथ अगर हम भावात्मक क्षेत्र की बात करें तो उसको क्रैथवेल ने किया था, और जो हमारा मनोचालक से क्षेत्र है उसको जो है सिम्पसन ने किया था। इस तरीके से जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसको जो है बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था, भावात्मक क्षेत्र को क्रैथवेल ने किया था, और लास्ट में जो है हमारा
मनोचालक क्षेत्र होता है उसको सिम्पसन ने किया था। तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो आप तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात ऐसा जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा है जिसमें हम पहले से कोई भी क्रिया सीखे हैं उसी का प्रयोग करते हैं, उसी को हम उपयोग करते हैं, उसको वहाँ पर देखते हैं, उसको लाते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात अनुप्रयोगात्मक यानी एप्लीकेशन लेवल जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी पहले से सीखी हुई क्रिया को हम जो है अपने एप्लीकेशन लेवल पर लाते हैं। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा गया है या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र होता है या ऑब्जेक्टिव होता है उसका उच्चतम स्तर कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र को हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन यानी 6 स्तरों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे लो स्तर का जो होता है ज्ञान स्तर होता है और सबसे हाई लेवल जो होता है वो कौन सा होता है, वो जो है हमारा मूल्यांकन स्तर होता है। इस आधार पर ऑप्शन डी जो है ये क्या है, ये सही माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, यानी जिसमें सत्तावादी शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसमें जो शिक्षण व्यवस्था जो होता है या शिक्षण का जो पूरा केंद्र बिंदु होता है वो जो है किसी एक व्यक्ति में होता है, एक व्यक्ति में जो है नियंत्रित होता है या एक व्यक्ति के अंदर होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन नंबर जो है ए है शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण है, इसमें जो है क्या होता है, ये पूरी तरह से सत्तावादी होता है, अर्थात पूरा जो है टीचर अपने कंट्रोल में रहता है, यानी जहाँ पर टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम होता है वो क्लासरूम पूरा शिक्षक के कब्जे में होता है कह सकते हैं, और वो जैसा चाहे वैसे शिक्षण व्यवस्था कर सकता है, वो जैसे चाहे वैसे पढ़ा सकता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें शिष्य केंद्रित जो टीचिंग क्लासरूम होते हैं उसमें जो है हम स्टूडेंट की इच्छाओं, रुचियों और उसके क्या सीखने के लिए उसकी क्या क्षमता है, उसकी योग्यता, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसको भी हम महत्व देते हैं। इस तरह से हम छात्रों को हम क्लासरूम में उनके अकॉर्डिंग शिक्षण देने की बात करते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित में हम जो है अध्यापक ओरिएंटेड शिक्षण की बात करते हैं, और इसमें अध्यापक ही जो चाहे वो बच्चे को सिखाता है, चाहे बच्चे को उसकी क्षमता, योग्यता सीखने के लिए है या नहीं, इन सब क्षेत्रों में बल नहीं दिया जाता है। तो इस आधार पर हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें है 2 तरह की सूची दी गई है। सूची फर्स्ट जिसमें विशेषताएं दी गई हैं और सूची सेकंड जो दर्शन की बात करता है कि पहली विशेषता है और दूसरा उससे संबंधित दर्शन है। तो अगर हम बात करें तो पहली जो विशेषता है वह है क्रिया करके सीखना, अर्थात ऐसा कौन सा दर्शन है जो क्रिया करके सीखने पर बल देता है। तो हम देखें तो उसमें हमको पता चलता है ये जो चारों ऑप्शन हैं प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद, तो ये इन सब में सबसे ज़्यादा क्रिया करके बल पर, क्रिया पर सबसे ज़्यादा बल जो है वो देता है यथार्थवाद, यानी जिसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, व्यवहारवाद है जिसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, यानी जो व्यवहारवाद है वो करके सीखने पर बल देता है। इसलिए ये कहता है कि जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य मनुष्यों का होता है। तो जब हमारा उद्देश्य जो है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अगर वह हमारे लिए उपयोगी है तो अब तो हम कहेंगे वह चीज़ हमारे लिए सही है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह क्रिया पर ज़्यादा फोकस जो है वो व्यवहारवादी देते हैं जिसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इन्हीं को हम प्रयोजनवादी भी कहते हैं या प्रयोजनवाद भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्रिया करके सीखने पर बल जो है वो देते हैं
व्यवहारवादी। फिर अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है पर्यावरण के माध्यम से, यानी प्रकृति के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से अगर सीखने पर कौन बल देता है, तो वो हम देखें तो नेचुरलिज्म जो होता है, यानी प्रकृतिवादी जो होते हैं, ये क्या है, ये जो है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा पर बल देते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन है उसमें है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सत्यम शिवम सुंदरम पर जो दर्शन बल देता है वो है आदर्शवादी, यानी आइडियलिज्म जो होते हैं या आदर्शवादी जो होते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति पर बल देते हैं, उसके माध्यम से वो शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। फिर अगर हम चौथे ऑप्शन पर देखें तो इसमें पूछा गया है यह दुनिया जिस रूप में अब और है उसी रूप में जो देखता है वो होता है रियलिज्म। रियलिज्म यानी यथार्थवाद, यानी जो जैसा है उसको उसी के अनुसार वो ग्रहण करता है, उसी के अनुसार उसको देखता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो हमारा सही होगा। तो बी ऑप्शन जो है ये सही माना जाएगा। पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है और तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है और चौथे का चौथा। तो इस आधार पर ये चीज़ें जो है ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जिसमें कहा गया है कि बौद्धिक कौशल किस ज्ञानात्मक क्षेत्र द्वारा प्रतिबिंबित होता है, यानी जो बौद्धिक कौशल हम बुद्धि को किसके द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है। जो संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक क्षेत्र हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर हैं, उनमें से ज्ञान क्षेत्र यानी ज्ञान पर किस जो है ऑब्जेक्टिव पर सबसे ज़्यादा बल देता है। यानी जो विभिन्न हम अफेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, साइको मोटर डोमेन है, इनमें से बौद्धिक कौशल जो है किस में प्रतिबिंबित होता है। तो अगर देखें तो इसमें जो बौद्धिक कौशल होता है वो जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र में होता है, यानी जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वो सही है। तो इस तरीके से जो है बौद्धिक कौशल के लिए ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र या जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं उसमें वो प्रतिबिंबित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों की को प्रतिबिंबित किया जाता है, यानी मूल्यों की बात किस डोमेन में किया जाता है या हितों की बात दृष्टिकोणों की। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो विभिन्न विचार दिए गए हैं या जो बातें कही गई दृष्टिकोण, मूल्य और हितों की, ये जो है हमारे भावात्मक क्षेत्र में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ज्ञानात्मक क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है, यानी जिसमें हम शारीरिक कौशलों की क्रियाओं को महत्व देते हैं। जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक जो डोमेन है या क्षेत्र हैं उनमें से जो है शारीरिक कौशल पर कौन सा क्षेत्र बल देता है। तो अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो उसमें है कौन सा, जो हमारा सी यानी संचालित क्षेत्र है या मनोचालक क्षेत्र है जिसको हम साइकोमोटर एरिया कहते हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे शारीरिक कौशलों पर बल देता है। इस आधार पर शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड आपके ये इतने क्वेश्चन थे जिसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें जिससे कि आपके आगामी परीक्षा में आप इससे संबंधित क्वेश्चन को गलत न कर पाएँ और आप उसको सही तरीके से हल करें। इस आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर अगले दिन फिर यही चीज़ें